आदि पिछले 4 दिन से छुट्टी पे हूँ यार। स्कूल में क्या चल रहा है? मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई है। बायो में सेक्स एजुकेशन का चैप्टर खत्म कर दिया है। बाकी सब तो वही है। पूरा सेक्स एजुकेशन का चैप्टर मिस हो गया। तू पढ़ा दियो यार, सेक्स एजुकेशन तो आगे चल के काम आएगी। अबे ये क्या पहना है तूने? सही है ना, एक मूवी में देखा था, अब से यही पहनूंगा रोज। अबे अगर यही रोज पहनना है तो सेक्स का चैप्टर स्किप भी कर सकता है, काम तो आना नहीं है। सेक्स का चैप्टर स्किप भी कर सकता है। आयुर्वेद सेक्स के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि बहुत वोकल है। आयुर्वेद के अनुसार हेल्दी सेक्स लाइफ कैसी हो, कितनी बार संभोग करना चाहिए, क्या आयुर्वेद में प्राकृतिक गर्भ निरोधक हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएं, गर्भ अवस्था में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने आयुर्वेद की संहिताओं का अच्छे से अध्ययन किया, ताकि आपके पास हेल्पफुल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ऋषि मुनियों का देश है, लेकिन वेदों का लक्ष्य ये बिल्कुल भी नहीं था कि सेक्स के अगेंस्ट हो जाएं। बल्कि इस देश में ऐसे कितने ही महान संत हुए हैं जिनकी शादियां हुई, बच्चे हुए। साधु का जीवन सबके लिए नहीं होता था और इसका फैसला इंसान की चेतना पर निर्धारित था। आयुर्वेद में जब भी सेक्स की बात होती है, शुक्र धातु का ध्यान रखा जाता है। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव फ्लूइड नहीं, बल्कि शरीर की सबसे पोटेंट एनर्जी है जो बॉडी में ओजस के रूप में वास करती है। सप्त धातुओं में शुक्र आखिरी है। शुक्र धातु हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के माध्यम से नई लाइफ जन्म दे सकती है। वहीं बाकी बॉडी में ये सेक्सुअल अट्रैक्शन, ब्यूटी, एंथुजियाज्म, जॉय, हेल्थ और क्रिएटिविटी बढ़ाती है। आयुर्वेद की बेस्ट सेक्स रिलेटेड प्रैक्टिसेस इसी शुक्र धातु को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, जो उम्र के साथ स्वतः ही घटती जाती है। आयुर्वेद का ये कहना है कि प्रकृति में संभोग और प्रजनन का एक टाइम और सीजन आता है, और उसके बाद रेस्ट का टाइम और सीजन आता है। यही वनस्पति के लिए सच है, इसी का पालन जानवर भी करते हैं, और यही हम मनुष्यों को भी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अपनी इम्पल्सिव नेचर के चलते नेचर के इस पैटर्न को नहीं समझ पाते और ऑड टाइम्स में और एक्सेसिवली सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जिस वजह से फटीग, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डिफिकल्ट मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। तो सवाल उठता है, कितनी बार संभोग करना चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से एक साल में 6 ऋतुएं हैं, और किस सीजन में कितना सेक्स करना चाहिए इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। मोटे तौर पे कहा जाए तो ठंडा मौसम सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बेटर सूटेड है, क्योंकि कफा एनर्जी नेचुरली हाई होती है, जो कि शुक्र धातु को बनाने में उपयोगी है। वहीं दूसरी ओर गर्मी और बारिश के मौसम में ज्यादा सेक्स करने से शुक्र धातु बहुत जल्दी क्षय होती है। सो आयुर्वेद के हिसाब से सर्दी में तो कोई रोज भी संभोग कर सकता है, बशर्ते वो साथ में शुक्र धातु को बढ़ाने वाले फूड्स का सेवन भी करे, जिनकी बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। गर्मी और बारिश में 15 दिनों में एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, और बाकी के बचे सीजन्स में 3 दिन में एक बार संभोग करने का सुझाव है। ये भी बताया गया है कि दिन के किस वक्त सेक्स करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि शुक्र धातु के लिए कफा दोषा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कफ शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक डोमिनेट करता है, और यही संभोग के लिए सबसे अच्छा समय है। दिन के समय सेक्स करने से धातु का क्षय जल्दी होता है। दूसरा अच्छा वक्त है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। आयुर्वेद के हिसाब से 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक का समय संभोग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप गर्भ धारण करना चाहते हैं तो मेन के लिए 25 साल और विमेन के लिए 18 साल की मिनिमम एज सजेस्ट की जाती है। ये बात वर्ण आश्रमम के कॉन्सेप्ट के साथ भी सही बैठती है, जिसमें लाइफ को 4 भागों में बांटा गया है। क्या पीरियड्स में सेक्स करना सही है? आयुर्वेद इस बात पे बहुत क्लियर है कि जब महिला का मासिक धर्म चल रहा हो, उस वक्त बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दोषिक बैलेंस काफी बिगड़ सकता है।
प्रेगनेंसी हो जाए तो होने वाले बच्चे की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ स्पेशल डेज जैसे कि जब ग्रहण लगे तो भी संभोग करने से हार्मोनल बैलेंस खराब हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार तो ओरल सेक्स भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वात दोष बिगड़ता है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहती है। पहला तो ये कि खाना खाने के एकदम बाद संभोग नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी की जो ऊर्जा खाना पचाने के लिए चाहिए वो अब सेक्सुअल इंटरकोर्स में लग जाएगी। मॉडर्न डॉक्टर्स भी 2 घंटे के गैप का सजेशन देते हैं। संभोग करने के बाद महिला और पुरुष दोनों को ही यूरिन पास करना चाहिए। आयुर्वेद की इस बात की पुष्टि आज मॉडर्न स्टडीज ने कर दी है, जिनसे ये पता चला कि ऐसा करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसी बीमारियों के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि संभोग के बाद नहाना चाहिए। सेक्स में एनर्जी लॉस से कोप अप करने के लिए रिकमेंडेड है नास्य क्रिया की जाए, यानी अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में 2-2 बूंद किसी मेडिसिनल ऑयल की डाले जाएं। गर्मियों में देसी गाय का घी डाल सकते हैं और सर्दियों में बादाम रोगन ऑयल सही है। संभोग के बाद 30 मिनट के अंदर आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि देसी गाय का गुनगुना दूध शक्कर डाल के पिया जाए। ये शुक्र धातु के लिए सप्लीमेंट का काम करता है। महर्षियों का ये मत है कि जब बॉडी से शुक्र धातु का क्षय होता है तो बॉडी उसे एकदम से वापस रिजुविनेट करने की कोशिश करती है, बशर्ते हम बॉडी को सही इंग्रेडिएंट्स दें। इसलिए संभोग के बाद दूध पीना बहुत फायदेमंद है। कुछ और ऐसे ही शुक्र इन्हेंसिंग फूड्स हैं जो ना सिर्फ वीर्य की क्वालिटी बढ़ाते हैं बल्कि भरपाई भी करते हैं। देसी गाय के दूध से बने पदार्थ विशेषतः मक्खन, घी, दही, मीठी लस्सी, पनीर और चावलों की खीर इस लिस्ट में टॉप फूड्स हैं। फिर गन्ने का रस, पके हुए केले, आम, लीची, खजूर और चीकू भी अच्छे हैं। सब्जियों में कटहल, भिंडी, रतालू, परवल धातुवर्धक हैं। भिगोए हुए ड्राई फ्रूट, काली उड़द और चने की दाल सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें। फिर वहीं कुछ फूड्स सेक्सुअल स्ट्रेंथ को काफी कम कर देते हैं। खट्टे पदार्थ जैसे इमली, प्रिजर्वेटिव वाले फूड, सोडा, चाय, कॉफी, सिगरेट और शराब इनमें प्रमुख हैं। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आयुर्वेद की कुछ गाइडलाइंस हैं जिससे पेरेंट्स और शिशु की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ सकता है। पहला तो ये कि जब आप कंसीव करना चाहें उससे 2 महीने पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे आपकी शुक्र धातु की क्वालिटी और स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा सजेशन है कि बेबी कफ डोमिनेंट मंथ्स में प्लान करना चाहिए, जैसे कि विंटर्स। इंटरकोर्स के पहले 2 महीनों में पुरुषों को आयुर्वेद की शुक्र बूस्टिंग मेडिसिन जैसे कि 1 गोली मकर ध्वजवटी की दूध के साथ रोजाना लेनी चाहिए। महिलाओं के लिए दूध में शतावर चूर्ण या गोली ली जा सकती है। दोनों ही अष्टांग हृदयम और चरक संहिता का ये कहना है कि संभोग करते हुए अगर महिला पीठ के बल है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। पुरुषों को सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डेली मसाज और योग आसन करने चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद संभोग को सिर्फ फिजिकल क्रिया नहीं मानता, यहाँ तक कि संभोग करते हुए दोनों के कितने शुद्ध विचार हैं इस बात पर भी आने वाले बच्चे की नेचर डिपेंड करती है। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें, इस पे शुक्र धातु निर्भर है। महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान भी सेक्स कब कितना करना चाहिए, इस पे आयुर्वेद का ये कहना है कि बच्चा होने के 3 महीने पहले और बच्चा होने के 3 महीने बाद तक सेक्स नहीं करना चाहिए, वरना माँ की हेल्थ पे बुरा असर होता है। लेकिन अगर आप बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं तो आयुर्वेद में कुछ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हैं। नीम एक नेचुरल शुक्राणुनाशक है जो मॉडर्न रिसर्च में भी खूब यूज हो रहा है। नीम के पत्ते महिलाओं द्वारा फर्टाइल पीरियड में लेने से प्रेगनेंसी रोकते हैं। यहाँ तक कि अगर नीम ऑयल योनि पे 15 मिनट पहले लगाया जाए तो ये भी एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। नीम का फल, जिसे निमोली कहा जाता है, एक स्ट्रॉन्ग गर्भ निरोधक है जिसे आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही कई और बर्थ कंट्रोल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनका रेफरेंस आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में मिलता है। सो दोस्तों, इन कुछ नियमों का पालन करके हम शुक्र धातु के क्षय को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। यही है आयुर्वेद की सेक्सुअल विजडम। अष्टांग हृदयम में ये लिखा है कि डिसिप्लिन्ड सेक्स से तेज मेमोरी, इंटेलिजेंस, हेल्थ, नरिशमेंट, सेंस ऑर्गन्स का शार्प होना, रेपुटेशन, स्ट्रेंथ और एजिंग स्लो हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एक्सेस सेक्स से ऑपोजिट ही होगा।
इसलिए संस्कृत का ये शब्द संभोग इतना सोच समझ कर रखा गया, जिसका मतलब है सेंसुअल प्लेजर्स का बैलेंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं वाव का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। लेकिन यही क्यों? पैक घुमा के देखो, आप पाएंगे कि ये बना है 100% नेचुरल ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड एप्पल जूस से, जिसे 4% एसिडिटी तक फर्मेंट किया गया है। ये रॉ, अनफिल्टर्ड और अनपेस्चराइज्ड एप्पल साइडर विनेगर है जो आता है मदर ऑफ विनेगर के साथ। आप सिरके का जहां जहां इस्तेमाल करते हो, फिर चाहे वो सलाद में हो, कहीं सब्जी बनाते हुए, अचार डालते हुए, सिंथेटिक व्हाइट विनेगर जो इंडस्ट्रियली हार्मफुल केमिकल से बनाया जाता है, उसकी जगह सेब के सिरके यानी एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। बाकी अगर आप इसे डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो डाइल्यूट करके खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन एक्सेस में नहीं लेना होता, वरना आपके दांतों का एनेमल खराब कर सकता है और एसिडिटी भी कर सकता है। 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी में मिलाकर 15 दिन लगातार लेके देखें, फिर 15 दिन का गैप दे दें। ये कोई मैजिकल वेट लॉस पिल नहीं है, ये एक प्रमोटर जरूर है, क्योंकि ये ब्लड शुगर कम करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है। वाव का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर विद मदर खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।